हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हम सोल्व करेंगे एस्टेट 2019 का एग्ज़ाम पेपर। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर, क्योंकि जब आप PYQs करते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आता है, क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पता लगता है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता लगता है कि कौन से टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है PYQs करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। If the arithmetic mean and median of a series is 10 and 15 respectively, what will be the value of mode? तो आपको मीन और मीडियन दो की वैल्यू दी गई है, आपको बताना है मोड की वैल्यू क्या होगा। तो आप ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मोड निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, क्वेश्चन में मीडियन दिया है 15, 3 मीडियन और माइनस कर देंगे हम 2 मीन, और मीन दिया है क्वेश्चन में 10। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 45 से 20 लेस करेंगे तो 25। तो मोड की वैल्यू आ गई 25। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में जो डिफरेंस बताता है वो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट 1 है अ चेक मे बी क्रॉस्ड बट नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि चेक को क्रॉस किया जा सकता है लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको जनरली हम क्रॉस नहीं करते। चेक को हम लेफ्ट हैंड जो अपर कॉर्नर है उसमें ऐसे टिक कर देते हैं, डबल टिक क्यों करते हैं, ताकि जो उसकी पेमेंट है वो अकाउंट में आ सके, लेकिन ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज पे नहीं होता। नेक्स्ट, अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर वाइल अ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन ऑन एनी वन इंक्लूडिंग अ बैंकर। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि चेक हमेशा बैंक पे ड्रॉ होता है, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसी भी पर्सन या फिर बैंकर पे भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो ये भी राइट है। अ ग्रेस ऑफ 3 days इज अलाउड इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ अ टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज वाइल नो ग्रेस इज गिवन इन केस ऑफ अ चेक। ये स्टेटमेंट भी राइट है, क्योंकि टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 days का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन चेक पेबल होता है ऑन डिमांड। जैसे ही चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ उसको उसकी पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। लास्ट, अ चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज द नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ही कवर होता है। चेक और बिल दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर कवर होते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में रॉन्ग ही पूछा था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट लार्टन बॉन्ड सजेस्टेड 4 C's विच डू नॉट इंक्लूड। लार्टन बॉन्ड ने 4 C's सजेस्ट किए थे, तो 4 C's का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। देखो, लार्टन बॉन्ड ने जो ट्रेडिशनल 4 P's थे ना, तो 4 P's की जगह सजेस्ट किए थे 4 C's। तो 4 C's में आता है आपका कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन और क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स नहीं आता, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्रेडिट टर्म्स की जगह आएगा आपका कन्वीनियंस। ठीक है, ये हैं 4 C's, कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के बारे में। स्टेटमेंट 1 है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर फॉर शॉर्ट रन वेर इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर फॉर लॉन्ग रन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल रिवर्स दे रखा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री वेयर इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डिफाइंड फॉर फर्म। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है,
क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही इंडस्ट्री और फर्म दोनों के लिए डिफाइंड है. Capital expenditures are recorded in the books of business, whereas the revenue expenditure are need not be recorded in the books of business. ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. ऐसा नहीं होता कि एक को रिकॉर्ड करते हैं दूसरे को नहीं, दोनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना नेसेसरी है. बिजनेस का हर एक ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सबको रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, capital expenditures increase earning capacity of the business, whereas the revenue expenditure incurred to maintain earning capacity. तो ये वाला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस की अर्निंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं. जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, तो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और फिक्स्ड एसेट्स लगाने से जो आपकी आउटपुट है, जो प्रोडक्शन चल रहा था उसकी आउटपुट आपकी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, तो उससे अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है. लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं. डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर है वो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमे फिडेई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उबेरिमे फिडेई? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है उबेरिमे फिडेई. इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि जो कस्टमर है और जो इंश्योरेंस कंपनी, दोनों पार्टीज़ को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, जो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता देनी चाहिए. अगर कस्टमर ने कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी छुपाई है और बाद में कंपनी को पता लगती है, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट भी हो सकता है. तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट गुड फेथ. गुड फेथ में सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है, पूरी ईमानदारी से जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो बताने होते हैं. इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा. नेक्स्ट, a bill of rupees 2000 for an old office furniture sold to Mr. Rajesh was entered in the sales book. The book value of a furniture sold for rupees 2500. What will be the ratified journal entry? एक ऑफिस फर्नीचर है जिसको हमने सेल किया है मिस्टर राजेश को, और उसकी जो एंट्री है वो गलती से हमने पास कर दी सेल्स बुक में. जो फर्नीचर सेल किया है 2000, इसकी बुक वैल्यू थी 2500. अब आपको रेटिफाइड जर्नल एंट्री पास करनी है. देखो, गलती से हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास की थी? रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी, राजेश अकाउंट को तो किया है डेबिट, और गलती से हमने सेल्स बुक को क्रेडिट कर दिया, सेल्स बुक को. ठीक है, ये हमने कर दिया क्रेडिट. सेल्स बुक क्रेडिट क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको जब सेल करते हैं तो वो सेल्स बुक में उसकी एंट्री नहीं होती. सेल्स बुक में एंट्री केवल जो हम गुड्स सेल करते हैं उसी की होती है. तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट की जगह क्या आना चाहिए था? सेल्स अकाउंट की जगह होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट. तो राइट जो एंट्री है वो क्या पास होनी चाहिए थी? राजेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, लेकिन जो उसकी बुक वैल्यू है वो 2500 थी और सेल किया है हमने 2000 में. इसका मतलब जो 500 है, 500 का हमें लॉस हो गया. तो लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो लॉस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था. तो ये थी हमारी राइट एंट्री. रॉन्ग एंट्री हमने ये पास कर दी. तो रेटिफाइड एंट्री क्या होगा? राजेश तो बिल्कुल सही था, तो ये तो नहीं आएगा. लॉस अकाउंट को हमने डेबिट करना भूल गए, तो अब लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो लॉस डेबिट में होगा. सेल्स बुक को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब इसको रिवर्स करके डेबिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट होगा डेबिट में, सेल्स अकाउंट डेबिट, और लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और अब जो राइट एंट्री पास होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी फर्नीचर में, तो हो जाएगा टू फर्नीचर. इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि गलती से हमने इसको क्रेडिट कर दिया था. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमने पहले इसको नहीं शो किया था लॉस को, तो अब शो कर देंगे. और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने उस टाइम पे नहीं किया क्रेडिट, गलती से सेल्स को क्रेडिट किया था. तो ये है रेटिफाइड एंट्री. ठीक है, नेक्स्ट, हु डेवलप्ड अ मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बैंकरप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज. फाइनेंशियल रेशियोज का यूज़ करके किसी कंपनी के जो फ्यूचर में बैंकरप्सी होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको प्रिडिक्ट करने वाला मॉडल किसने डेवलप किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड ऑल्टमैन। ठीक है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रमोशनल टूल। इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। फर्स्ट, रिबेट्स। रिबेट्स का मतलब होता है कि परचेज के बाद कंज्यूमर्स को कुछ अमाउंट रिफंड करना, तो उसको बोलते हैं रिबेट। तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर प्रमोशनल टूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, पैट्रोनेज अवार्ड। पैट्रोनेज अवार्ड का मतलब होता है कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको कुछ शॉपिंग पॉइंट्स देना, कैशबैक देना, तो उसको बोलते हैं पैट्रोनेज अवार्ड। तो ये भी डायरेक्टली कंज्यूमर प्रमोशनल टूल से रिलेटेड है। ट्रेड शो एंड कन्वेंशंस, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रेड शो और जो कन्वेंशंस है ना, ये बिजनेस प्रमोशंस के लिए यूज होते हैं। जो हमारे डायरेक्टली जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए यूज होता है ट्रेड शो। ये डायरेक्टली जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये यूज़ नहीं होता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट पूछा है कौन सा रिलेटेड नहीं है कंज्यूमर प्रमोशनल टूल से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टाई इन प्रमोशंस का क्या मतलब होता है? टाई इन प्रमोशंस का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो मिलके जो प्रमोशंस करती हैं, तो उसको बोलते हैं टाई इन प्रमोशंस। तो ये भी कंज्यूमर प्रमोशनल टूल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो किससे रिलेटेड होता है? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिलेटेड होता है मोर बोरोड फंड्स एंड लेस शेयर्ड कैपिटल। मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी जो अपने बिजनेस में फंड्स यूज़ करती है ना, तो उसमें ज़्यादा बोरोड फंड यूज़ करे, और जो शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी कैपिटल, उसको कम से कम यूज़ करे। जब बोरोड फंड का यूज़ ज़्यादा करते हैं और इक्विटी का यूज़ कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब यहाँ पे जो बोरोड फंड है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। इनमें से कौन सी रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है? आपको लिमिटेशन नहीं बतानी, कौन सी लिमिटेशन नहीं है वो बताना है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो जो विंडो ड्रेसिंग होती है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अगर डेटा गलत हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो रेशियो एनालिसिस भी गलत हो सकता है। तो जो विंडो ड्रेसिंग है उसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो ये एक लिमिटेशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब ये हुआ कि जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनमें कोई मिस्टेक है, तो 22 हैं अगर वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो रेशियोज भी गलत होंगे। ये भी एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की। एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, मतलब रेशियो एनालिसिस जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो कर सकता है, फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकता है, उसमें हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस। तो एड इन प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हेल्प कौन करता है? रेशियो एनालिसिस। तो ये लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये एक बेनिफिट है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि लिमिटेशन कौन सी नहीं थी। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन या फिर प्राइस लेवल जो चेंजेस होने से क्या होता है कि हम जो ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले प्राइस लेवल कुछ अलग थी, कुछ इन्फ्लेशन अलग था, अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। तो ये भी एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू। येट्स करेक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है? टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या फिर एफ टेस्ट। तो येट करेक्शंस आपका रिलेटेड होता है काई स्क्वायर टेस्ट से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, येट्स करेक्शन को हम येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। हेनरी मिन्सबर्ग ने जो मैनेजरियल रोल्स दिए थे उनमें से कौन सा रोल उसका पार्ट नहीं है? स्पोक्स पर्सन, फिगर हेड, प्लानर या नेगोशिएटर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लानर। प्लानर उसमें इंक्लूड नहीं होता। देखो, जो हेनरी मिन्सबर्ग है इसने 10 मैनेजर रोल्स दिए थे, तो उसमें प्लानर फिट नहीं होता, बाकी सारे उसके पार्ट हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किस एग्रीगेट को कहा जाता है? फर्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखो,
इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम है उसका ऑफिशियल मेजर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इससे होता है, ठीक है। देखो नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है ये आता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, उसको ऐड करके बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लिरिकल एरर इंक्लूड्स। क्लिरिकल एरर क्या होती है? क्लिरिकल एरर वो मिस्टेक होती है जो अकाउंटिंग एंट्रीज करते वक्त गलती से हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लिरिकल एरर। तो आपको बताना है कौन सी इनमें क्लिरिकल एरर में इंक्लूड होती है। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या होगा? एंट्री कर दी लेकिन गलत अमाउंट या फिर गलत अकाउंट्स में चढ़ा दी उसकी एंट्री, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये दोनों ही जो एरर हैं, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन, दोनों ही आपकी क्लिरिकल एरर हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लिरिकल एरर नहीं है, ये वो एरर है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मिस्टेक से हुई है, ठीक है। हमने गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए तो उस वजह से जो होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो ये आपका क्लिरिकल एरर में इंक्लूड नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको सीरीज दी गई है, आपको बताना है इसका अर्थमेटिकल मीन कितना होगा। अर्थमेटिकल मीन मतलब क्या होता है? एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो अर्थमेटिकल मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिकल मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है इसका टोटल सम, इन सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन दी गई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर्स दिए गए हैं, तो इससे आपका अर्थमेटिकल मीन निकल के आ जाएगा। तो टोटल जो सम है ऑब्जर्वेशंस का वो हो जाएगा 80, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दे रखी हैं? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा 16। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, द बर्ड इन हैंड थ्योरी आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। जो बर्ड इन हैंड थ्योरी है वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड्स, डिविडेंड्स एंड टैक्सेस, डिविडेंड्स एंड अनसर्टेनिटी, डिविडेंड्स एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, डिविडेंड्स और अनसर्टेनिटी। देखो जो बर्ड इन हैंड थ्योरी है ये बताती है कि जो फ्यूचर में मिलने वाला जो कैपिटल गेन है वो अनसर्टेन है, लेकिन जो आज जो डिविडेंड मिल रहा है वो सर्टेन है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिविडेंड को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। इसलिए जो इन्वेस्टर है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये बताता है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 जनरेट्स अ कैश इनफ्लो ऑफ ₹1080 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल बी। क्वेश्चन में आपको बताया है कि 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है और 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है एट द फर्स्ट ईयर के एंड में 1080 रुपये। तो आपको वो रेट बतानी है, रेट ऑफ रिटर्न, जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएं। तो ऐसी कौन सी रेट्स होती है जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और इक्वल हो जाती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे? कौन सी रेट में होता है ऐसा जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर? वो होती है रेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR पे दोनों इक्वल हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकालेंगे? इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, डिवाइड करेंगे इसको 1 + R। तो ये है इसका फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये, और फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1080। 1 + R, ये रेट हमें निकालनी है, रेट हमारे पास है नहीं, तो 1 + R इधर हो जाएगा और 1080 डिवाइड बाय 1000। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा
1.08 और माइनस कर देंगे ये 1 इधर जाके, तो ये आएगा 8%। तो आपका आर 8% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8% रेट पे आपका दोनों इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। AS3 जो रिलेटेड है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब जो इंड एस आ गया, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जगह इंड एस आ गई ना, तो इंड एस कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है 7। ठीक है, अब 7 हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंड एस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और AS1 रिलेटेड किससे है? AS1 रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से। और AS4 रिलेटेड है कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और AS2 रिलेटेड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, नेक्स्ट, मायर्स ब्रिग्स अ टाइप इंडिकेटर इज। तो जो मायर्स ब्रिग है वो किस टाइप का इंडिकेटर है? वो क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? फर्स्ट, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग चेंज एजेंट, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल, या फिर मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग मोटिवेशन रिक्वायरमेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप। जो मायर्स ब्रिग्स है ना, ये एक पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है ये। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।